दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जब देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की सोच ही खत्म हो जाए लेकिन देश चलाना हो तो आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, आरबीआई से कहेंगे नोट छापते चले जाइए। तो क्या मौजूदा वक्त का सच यही है कि सिर्फ और सिर्फ नोट छप रहे हैं और सरकार इस देश को चला रही है? आप कहेंगे ये कैसे संभव है? इसके जरिए तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ता चला जाएगा, यानी महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी। यकीनन महंगाई चरम पर पहुंचने की स्थिति भी जरूर आएगी, क्योंकि इस वक्त का सच यह है कि इस देश में रोजगार नहीं है और आपके पास जो भी पैसा है उस पैसे से जो इंटरेस्ट मिलता है, अगर बैंक में जमा पैसा है या फिर कहीं आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके जरिए जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है उससे ज्यादा महंगाई दर इस देश के भीतर की है। इस देश की इतनी बड़ी तादाद में कंपनियां अपने आप को बैंकरप्ट करके सरकार के दरवाजे पर दस्तक देने पहुंच चुकी है कि उनकी तादाद हजारों में है। उन कंपनियों के लिए भी कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। सरकार के अपने बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो या नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो, सभी लगातार घाटे में चल रहे हैं और स्थिति इतनी नाजुक होती जा रही है कि बैंकों का एनपीए, यानी वह पैसा जो कर्ज में दिया जाता है और लौटता नहीं है, जिसको बैड लोन कहते हैं, वह इस साल के अंत तक 20 लाख करोड़ तक ऑफिशियली पहुंच जाएगा, जो मौजूदा वक्त में लगभग 10-11 लाख करोड़ के लगभग है और अगस्त बीतते बीतते यह 12 लाख करोड़ हो जाएगा। ऑफिशियली का मतलब है कि इसमें राइट ऑफ किया हुआ पैसा नहीं जोड़ा गया है, इसमें जो सरकार अपने तौर पर कुछ को कर्ज माफ कर देती है वो पैसा नहीं जोड़ा गया है। यह बिल्कुल बैंकों के बुक में लिखे हुए कर्ज का हिस्सा बता रहे हैं और 20 लाख करोड़ रुपया अगर एनपीए बैंकों पर होगा तो फिर आरबीआई जिस दिशा में जाना चाहती है उसका मतलब है वो बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन की दिशा में बढ़ना चाहती है। और रिकैपिटलाइजेशन का मतलब है कि बैंकों को ही अब उसके शेयर्स को सरकार प्राइवेट हाथों में बेचना शुरू कर दे। यानी इस देश के भीतर में जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था और जनता का भरोसा जागा था कि सरकार हमने चुनी है और बैंक अब हमारे ही है, अब उन बैंकों को दोबारा निजी हाथों में दिया जा रहा है, जिसके बाद क्या स्थिति बनेगी कोई नहीं जानता है। इस दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन आज जरा सिलसिलेवार तरीके से अपने पैसे को लेकर आप अपनी स्थिति को समझ लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल जिस इकोनॉमिक जमीन पर हम लोग बैठे हुए हैं उसको लेकर कोई विजन इस सरकार के पास नहीं है और यह सोच नहीं पा रही है कि किस तरीके से इस देश की इकोनॉमी को चलाया जाए। क्योंकि इस देश के भीतर में फिलहाल महंगाई दर 6.09% है। 6.09% महंगाई दर का मतलब बहुत साफ है, कम से कम बैंक से इंटरेस्ट रेट तो इससे ज्यादा मिलना चाहिए। जो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है उसमें 2 से 3% से ज्यादा आपको मिलता नहीं है इंटरेस्ट, यानी दुगना महंगाई दर है। अगर आप एफडी खरीद लेते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, अगर आप इक्विटी में पैसे लगा देते हैं, अगर आप रियल एस्टेट में चले जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं लेकिन कहीं से रिटर्न नहीं है। इस देश के भीतर में मौजूदा सच ये है कि सोना खरीद लीजिए तो आपको कुछ लाभ मिल जाएगा। आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि 1 साल के लिए अगर आपने इक्विटी ली है या 1 साल के लिए आपने अगर फिक्स डिपॉजिट लिया है या फिर आपने कैश लिक्विड फंड के तौर पर अपने अकाउंट में रखा है तो क्या कीमत उसको मिलेगी? इक्विटी में मिलेगी 0.34% 1 ईयर की। आपको कैश लिक्विडिटी जो है 4.93% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 5.10% जो मैक्सिमम है वो मिलेगा आपको एफडी में। इसके अलावा सिर्फ गोल्ड बचता है और गोल्ड की कीमत क्या है? गोल्ड की कीमत है 55,000 रुपए 10 ग्राम। इस देश के भीतर में गोल्ड खरीद पाने की हैसियत कम से कम 92% लोगों की नहीं है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और सोने की कीमत भी, और सोने की मांग चूंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में होती है, तो जरा देखिए अब सरकार ने आज ऐलान कर दिया, आरबीआई ने ऐलान कर दिया कि अपनी गोल्ड और ज्वेलरी के जरिए आप 90% तक लोन ले सकते हैं। बाकी चीजों पे लोन कितना मिलेगा कहना मुश्किल है। आप अपने मकान को गिरवी रख दीजिए, दुकान को गिरवी रख दीजिए, आप अपनी इंडस्ट्री को गिरवी रख दीजिए, पता नहीं उसकी कोई कीमत है या नहीं है बाजार में, क्योंकि उसके जरिए आपको लोन जितना चाहते हैं उतना मिलना मुश्किल है। तो ऐसे में लोन दिया जाएगा सोने के आधार पे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भाव उसका लगातार बढ़ रहा है, तो उसके आधार पे तो आपको लोन दिया जा सकता है, क्योंकि उस सोने को कल बैंक बाजार में बेच देंगे तो उनको पैसा रिटर्न हो जाएगा, बाकी जगहों से तो रिटर्न नहीं होगा। लेकिन सोना खरीद पाने की स्थिति तो सबकी नहीं है और स्थिति यह है कि इस देश के भीतर में जो 6 करोड़ लोग हैं जो कमाते हैं और अपना पीएफ कटाते हैं, सिर्फ 6 ही करोड़ लोग हैं, उनके जरिए जो लगभग 10 लाख करोड़ रुपया जमा है पीएफ के भीतर में, 1 करोड़ लोगों ने अपना पैसा इसी 4 महीने के दौर में निकाला है। आज की तारीख तक तकरीबन 99 लाख लोग पैसा अपना निकाल चुके हैं। इन 99 लाख लोगों में से 96 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी कमाई 50,000 रुपए से कम है महीने की, और 55,000 रुपए में 10 ग्राम तोला मिलता है सोने। इस 96 लाख में से जो 92 लाख है उसका भी एक बड़ा हिस्सा जो है, उसकी तादाद है लगभग 80 लाख। इनकी कमाई 15,000 रुपए महीने से कम है जिन्होंने पीएफ से अपना पैसा निकाला है।
ये डाटा इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश के भीतर में कितने लोग कितना कमाते हैं और कितना पीएफ उनको कटता है, यह इससे पता चल सकता है क्योंकि जो पैसा निकाला गया है वो 26,000 रुपए से लेकर 44,000 रुपए तक निकाला गया है। यानी स्थिति इतनी नाजुक होती जा रही है कि भविष्य के लिए जो पैसा जमा रखा जा रहा था पीएफ में, अब नौकरी नहीं है तो वह भी पैसा निकाल ले, और वो पैसा जो निकाला गया है अगर वह पैसा भी घर में रखेंगे, बैंक में रखेंगे, उस पैसे की कीमत और कम हो जाएगी क्योंकि कोई हमारे पास ऐसी दृष्टि बच नहीं पा रही है जिसमें से पैसे की कीमत किसी तरीके से बढ़ जाए। इसीलिए रिजर्व बैंक ने अपने तौर पर रिकैपिटलाइजेशन का एक प्लान भी रखा सरकार के सामने, और यह कहकर रखा कि बैंकों की स्थिति को अगर सुधारना है तो उसके लिए अब हमें पैसा चाहिए, बैंकों को ही पैसा चाहिए। उस पर रघुराम राजन जो पहले आरबीआई के गवर्नर, उनका कहना है कि आप जो बता रहे हैं 20 लाख करोड़ रुपया इस साल के अंत तक एनपीए हो जाएगा, यह भी दरअसल उन्होंने शब्द यूज किया एक्सटर्नली कंजर्वेटिव लाइन है, ये बहुत ही संकीर्ण है ये, यानी और ज्यादा हो सकता है क्योंकि उसमें आप बाकी चीजों को नहीं जोड़ रहे हैं। तो बाकी वो कौन सी चीज है जिसके जरिए बैंकों के ऊपर कर्ज और बढ़ते चला जाएगा और बैंकों की स्थिति नाजुक हो जाएगी। लेकिन जब हम रिकैपिटलाइजेशन का जिक्र कर रहे हैं तो इसको और समझने की कोशिश कीजिए। सरकार के जहन में कई बातें चल रही हैं, बैंक को क्या निजी हाथों में दे दिया जाए, कुछ नाम भी निकल कर सामने आए, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, इनको पूरी तरह बेच दिया जाए क्या, या फिर जहां 51 शेयर से ज्यादा है उस शेयर को बेचकर 51, यानी पॉलिसी निर्धारित हम करेंगे इसलिए 51% शेयर रखें अपने पास, बाकी को सेल कर दें। तो इसमें जो लिस्टेड कंपनी आ रही है कि जो 6 बैंक माना जा रहा है जिनके सेल किए जा सकते हैं शेयर्स, उसमें एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है। इनके जो शेयर्स गवर्नमेंट के पास है, एसबीआई के शेयर्स 56.92%, पीएनबी के शेयर 83.19%, बैंक ऑफ बड़ौदा के 71.6%, कैनरा बैंक के 55%, यूनियन बैंक के 89.07% और बैंक ऑफ इंडिया के 89.1%। अब सवाल है कि इन बैंकों को अगर सेल भी किया जाएगा तो पैसा आएगा कितना। माना जा रहा है कि लगभग 90,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे और 40,000 करोड़ रुपए तुरंत बैंकों को चाहिए। दूसरा सवाल फिर आपके जहन में आना चाहिए, जब नोट छापे ही जा रहे हैं तो नोट बैंकों के लिए क्यों नहीं छाप दिए जाए। अगर सरकार चलाने के लिए नोट छापे जा रहे हैं, इस देश में कुछ चीजें डेवलप हो नहीं पा रही है, तो ये मुसीबत ये सबसे बड़ी ये है कि अगर इसमें बैंकों को ठीक करने के लिए भी अगर बैंकों को कि नोट छाप के दिया जाए तो फिर स्थिति आर्थिक तौर पर इस देश के भीतर में इतनी दिवालिया हो जाएगी, ये देश ही किसी दिन भरभरा के गिर जाएगा। इसीलिए जो प्लान है उसमें कहा गया है कि 12 से 18 महीने यानी 2022 तक आप शेयर्स बेचिए, तो 51% शेयर अपने पास रखिए, बाकी बेचिए। बुक जो बैंक की वैल्यू होती है उसको ठीक कीजिए, उसको ठीक करने के बाद बैंक के शेयर ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे और शेयर मार्केट में वो उछाल लाएंगे, और मार्केट में जब आप शेयर बेचने जाएंगे तो ज्यादा कीमत आपको बैंक में इन्वेस्टर्स जो है वो ज्यादा पैसा दे देंगे। यानी निजीकरण की भी तैयारी है और बैंक के शेयर बेचने की भी तैयारी है। इसके तरीकों को थोड़ा और सरलता से अगर आप समझना चाहते हैं तो ये समझिए कि जो ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जो लोगों के इंश्योरेंस नहीं करती है, बाकी घर मकान इन सब चीजों का इंश्योरेंस करती है, 3 कंपनी है, ओरिएंट इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। इन तीनों के मर्जर की बात हो रही थी कि तीनों घाटे में चल रहे थे। बैंकों के हाल भी कुछ इसी तरीके से हुआ, बैंकों की स्थिति बिगड़ गई तो मर्जर कर दिया गया। यहां भी 2018 के बजट में कहा गया था इनका मर्जर कर दिया। स्थिति और बिगड़ी तो अब कहा गया कि मर्जर करने से तो चीजें रास्ते नहीं आएंगे, इनमें भी कुछ पैसा पंप किया जाए, और पंप इनके बीच में लगभग 3,475 करोड़ रुपए अब इन तीनों जगहों पर पंप किया जा रहा है। और इनको यह कहा जा रहा है कि आपको जो शेयर्स कैपिटल का जो ऑथराइजेशन था उसको हम बढ़ा देते हैं। जैसे नेशनल इंश्योरेंस के लिए पहले 2,600 रुपए उसके जो ऑथराइजेशन था शेयर कैपिटल का, उसको बढ़ा के 7,500 करोड़ कर दिया गया। जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस थी उसका लगभग 200 करोड़ का था, उसको बढ़ाकर लगभग 5,000 करोड़ कर दिया गया। जो ओरिएंट इंश्योरेंस थी उसका 250 करोड़ था, उसको भी बढ़ा के 5,000 करोड़ कर दिया गया। सबका ऑथराइजेशन बढ़ा दिया गया। यानी सब मार्केट में चले जाएं, वैल्यू बढ़ाएं, चीजों को डेवलप करें, लेकिन कहां से करेंगे। यहां तो लोगों का अपना पैसा ही उसकी कीमत कम हो रही है। यानी फिर समझ नहीं है, पहला राउंड ये भी आया। और इन सब के बीच का सच ये है कि इस देश के भीतर का जो वित्तीय घाटा है, जो बजट में रखा गया था कि साल भर में हमको इतना घाटा होगा, मान लीजिए उन्होंने रखा कि साल भर में 100 रुपए घाटा होगा, तो आपको जानकर हैरत होगी इसी पहले तिमाही में ही 83 रुपीज चले गए, घाटे में चले गए। और वो डाटा ये बता रहा है कि वित्तीय घाटा जो है वह पूरे साल का था 7,96,000 करोड़ का, जो कि इस 3 महीने में 6,62,000 करोड़ का घाटा हो चुका है हमारा वित्तीय घाटा। तो जो बजट भी बनाया गया था वो भी कैसे पूरा होगा, ये एक इम्पॉसिबल सी चीज है। लेकिन इस इम्पॉसिबल सी चीज के भीतर का सच फिर से जानना चाहते हैं तो बैंक एक तरफ रहते हैं और बैंकों के जरिए सोना तो लोग खरीद नहीं पाएंगे। जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड बनाया गया इंडिया का, उसके भीतर में 3,312 कंपनियों ने इस लॉकडाउन से पहले अप्लाई किया था कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, इसको आप बेचिए, खरीदिए, किसी रूप में कीजिए। महत्वपूर्ण ये नहीं, किसी भी देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिवालिया नहीं होती है।
भारत में वह भी दिवालिया हो गई है और फरवरी तक का डाटा जो है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसके बाद तो मान लीजिए लॉकडाउन की स्थिति थी, इस बीच में तो बढ़ा दिया गया कि बैंकरप्सी का काम अब रुक गया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 1343 यूनिट्स ने खुद को बैंकरप्ट कर दिया और उस चले गए सीधे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड के सामने कि आप इसकी कोई व्यवस्था कीजिए। उसमें जानकारी मिली कि 340 का तो कोई खरीदार ही नहीं है, तो उसको लिक्विडेशन की तरफ बढ़ा दिया गया। जो 95 था उसका एक रिजर्वेशन प्लान बनाया गया है। जो बाकी 77 थे उनको रिवाइज किया जा रहा है कि किसी तरीके से इनको चालू किया जा सके। 52 ने कहा अच्छा बेच नहीं सकते हैं तो हम विड्रॉ कर लेते हैं, और 779 कंपनीज को लेकर अभी कोई काम शुरू हुआ नहीं। ये एक स्थिति है इस देश के भीतर की इंडस्ट्रीज की। और इतना ही नहीं, इसमें जो कंपनीज थी उसमें मेटल से जुड़ी कंपनी, टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनी, फूड से जुड़ी कंपनी, फूड बेवरेज से जुड़ी कंपनी, मशीनरी से जुड़ी, इक्विपमेंट से जुड़ी कंपनी, ये कंपनियां थी। और लॉकडाउन के बाद स्थिति तो और नाजुक हो गई है, क्योंकि आरबीआई खुद बता रही है एक्सपोर्ट नीचे जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डेवलप हो नहीं पा रहा है। उन्होंने जो आज जो डाटा रखे उसमें उन्होंने साफ कहा पैसा नहीं है। जो ईएमआई की रियायत थी वह भी अगस्त के बाद खत्म हो जाएगी। रेपो रेट में कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी लोन देना लेना ये सब पुरानी स्थिति है। आपको जितना पैसा देना है उसको चुकाना होगा और ईएमआई भी अब आपको देनी होगी। यह स्थिति बहुत साफ तौर पर आरबीआई ने साफ कर दी। इसके साथ आपके सवाल जहन में होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होना चाहिए? उसके लिए हमको लगता है कि सरकार के भीतर में फ्रॉडिज्म जो था बैंकों को लेकर वो बहुत तेजी से बढ़ा है। इस तेजी से बढ़ा है कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। पिछले साल 19-20 के ईयर का हमने जब लगातार होते रहा है, लेकिन पिछले ही साल का डाटा देखिए, 1,85,772 करोड़ ये रकम बैंक फ्रॉड की है। अब किसी बैंक के भीतर में अगर एक साल में लगभग 2 लाख करोड़ का फ्रॉड हो रहा है भारत के बैंकों में जो कमर्शियल बैंक है, तो एनपीए 20 लाख करोड़ हो जाएगा साल के अंत तक। ये तो बहुत छोटी रकम है। इसका जिक्र इसीलिए किया गया रघुराम राजन के जरिए कि ये और बड़ा हो सकता है। यह भी जानना होगा कि जो मर्जर किया गया उसके जरिए जो ब्रांचेस बंद हुए हैं अभी तक देश में 198 ब्रांच बंद हुए, जिसमें सबसे ज्यादा एसबीआई के लगभग 80 ब्रांच बंद हुए। जब मर्जर के बाद ब्रांच काम करने लगे उनकी तादाद 438 है। इसका मतलब है कि ये 438 ब्रांचेस जो दूसरी बैंकों के होंगे वह भी एक एक करके बंद होंगे। और यह स्थिति धीरे धीरे लाएगी कि बैंकों का जो खर्च है, जैसे सरकार अपने ऊपर सारा खर्च कर लेती है टैक्स पेयर का पैसा, ठीक इसी तरीके से बैंक में जो पैसा जमा होता है उस बैंक के जमा पैसे से जो पैसा सरकार को देते हैं या फिर कॉर्पोरेट को देते हैं, इंडस्ट्रीज, उसके जरिए जो इंटरेस्ट की कमाई होती है बैंक उसी से चलते हैं। लेकिन बैंकों का ये खर्चा भी अब कम करने की स्थिति में बैंक आने लगे हैं जब तक रिकैपिटलाइजेशन प्लान इंप्लीमेंट नहीं होता। और उसका मतलब बहुत साफ है कि इस तरीके से बैंकों को उसके शेयर्स को गवर्नमेंट बेचेगी। ये पहले राउंड का। दूसरी स्थिति क्या है, हमारा जो पूरा बैंकिंग सिस्टम में बहुत भारी दबाव में है, क्योंकि मान लीजिए आप एनबीएफसी की स्थिति लाए तो वहाँ लगभग 52% एसेट जो है उसकी स्थिति नाजुक है कि वह एक लिहाज से कर्ज में डूबा हुआ है। और लोन डिफॉल्ट तो उसमें से 10% बहुत साफ तौर पर है। और माना जा रहा है कि एनबीएफसी का भी एनपीए जो नहीं लौटेगा वह भी लगभग 10% छू देगा। 9.61% है और आने वाले वक्त में ये और बढ़ जाएगा। और किस तेजी से बढ़ा है इसको इस रूप में समझिए कि 2020 में मार्च में ये 4.6% था, अभी ये 9.6% 61% हो गया है और 21 के मार्च तक ये और आगे बढ़ जाएगा। यह स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही है। अब ये सवाल है कि क्या इन सब बातों का जिक्र प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से कर सकते हैं या उनको करना चाहिए? उनको करना चाहिए, बताना चाहिए देश की ये स्थिति है, चीज़ें संभल नहीं पा रही है, 50% से ज़्यादा बैंक लोन जो है वो मोरेटोरियम में चला जाएगा तो हम क्या करेंगे। जो नॉन फूड क्रेडिट है वह भी बढ़कर लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का हो रहा है। यानी हर दिशा में अगर आप चलते चले जाएंगे और इन सब के बीच अगर आप किसी भी क्षेत्र को लेते हैं, चाहे वो रियल इस्टेट को लीजिए, चाहे एमएसएमई को लीजिए, चाहे मुद्रा लोन को लीजिए, अगर इनके जरिए भी जो लगभग 8 लाख करोड़ का जिक्र हो रहा है, अगर इसको भी जोड़ते चले जाइएगा तो स्थिति तो ये इमरजेंसी स्थिति आ जाएगी बैंकों के सामने और शेयर बेचने से भी काम नहीं चलेगा। तो ऐसे में लोग क्या करें? सोना खरीद के रख लें, तो सोना खरीदने की हैसियत नहीं है, क्योंकि भारत तो 5 किलो अनाज पर जीता है और इस देश के 80 करोड़ लोग तो 5 किलो अनाज पर जीते। खुद प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी दी है। और 5 किलो अनाज 8 महीने के लिए दिसंबर तक जो दिया जाएगा उसका खर्चा भी सरकार ने बता दिया है कि 2.25 लाख करोड़ यानी 2.25 लाख करोड़ रुपए उस पर खर्च होंगे। इस देश के 80 करोड़ लोगों को संभालने के लिए, भोजन देने के लिए सरकार ही का डाटा जब कहता है 2.25 लाख करोड़ में चीजें चल जाएंगी और 1 साल के भीतर में बैंक के भीतर फ्रॉड 2 लाख करोड़ के लगभग का हो जाता है, तो इसके क्या मतलब है? और 5 साल का जब आंकड़ा निकालिएगा कितने का वो घाटा है तो वो और बढ़ते चला जाएगा। 5-6 लाख करोड़ रुपए उधर घाटे होंगे, 5-6 लाख करोड़ रुपए की माफी हो जाएगी कर्ज देने वालों को। तो इकोनॉमी को चलाने के बदले इकोनॉमी को चूसने की परिस्थिति जो पैदा कर दी गई, उसमें आरबीआई भी क्या करेगी? निर्देश होगा तो नोट छापेगी, और लेकिन नोट छापने की प्रोसेस कब तक चलेगी और कैसे चलेगी? क्योंकि इस देश के भीतर में छोटी छोटी परिस्थितियों में
जब हम आखिरी स्टेज पर आपसे बात करें कि आप अपना पैसा कहाँ लगाएं, तो हमको लगता है कि आप 1 साल के लिए चुनना चाहते हैं या 3 साल के लिए। हमको लगता है कोई भी पैसा लगाएगा तो 3 साल के लिए पहले चुन लें। 1 साल की स्थिति तो हमने जानकारी दी। 5 साल के लगाना चाहते हैं तो स्थिति और नाजुक हो जाएगी। 3 साल के लिए अगर पैसा इस देश में सेंसेक्स में आप लगाते हैं इक्विटी के लिए, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 4.90%। महंगाई दर आज है 6.09%, जो तब तक बढ़ जाएगी और हो जाएगी। अगर आप कैश में अपना पैसा रखें और कैश को इधर उधर खर्च करते हैं तो उससे कुछ लाभ होगा, वह 6.24 की स्थिति आपके साथ बनी रहेगी। यानी महंगाई दर के इक्वल में आप खड़े हैं। जो पैसा आपके पास है वो खर्च कर रहे हैं, पैसे की कीमत वही रहेगी, हमेशा बरकरार रहेगा। और अगर आप उस पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रख रहे हैं तो 5.30% हो जाएगा। 5.30, फिर महंगाई दर ज़्यादा है, उससे जो इंटरेस्ट आएगा उससे भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। रुपए की कीमत फिर 3 साल बाद जो आपके पास पैसा आएगा और खत्म हो जाएगा। और 3 साल के बाद सोना जो है आपको 15% का लाभ देगा अगर जो आपने आज खरीदा हुआ है। तो यह तो 8% लोगों के लिए सोना है, लेकिन 92% के लिए कौन सी प्लानिंग है, कौन सी स्थिति है? तो 3 सवाल आखिर, क्या 2022 तक इस देश के भीतर में बैंक डूब जाएंगे? पहला सवाल, बहुत साफ सवाल। दूसरा सवाल, क्या इस देश की इकोनॉमी और लोगों का पैसा जिस रूप में जहां जहां जमा है उस पर खतरा मंडराने लगा है? ये दूसरा सवाल। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है, अगर रोजगार नहीं दे पाए, अगर अर्थव्यवस्था की चक्की को नहीं चला पाए, अगर इस देश में प्रोडक्शन रुका रहा और शेयर मार्केट आर्टिफिशियल तरीके से आप बढ़ाते रहे और विदेशी पूंजी भारत के खजाने में खूब जमा है, इसी की जानकारी देकर इस बात पे हो हल्ला मचाते रहे कि हमारे पास तो खूब पैसा है, इतना पैसा तो किसी के पास नहीं है दुनिया में, तो देश के भीतर का अनूठा सच ये होगा कि सरकार के पास पूंजी के लिए आरबीआई होगा और उसके सरकारी खजाने में जमा विदेशी पूंजी होगी। इस देश की अपनी इकोनॉमी कुछ नहीं बचेगी। उस इकोनॉमी का सबसे बुरा और सबसे पहला असर पहली बार इस देश की इंडस्ट्री पे पड़ेगा, दूसरा असर एग्रीकल्चर पे पड़ेगा और तीसरा असर उसके बाद उन नौकरी पेशा लोगों पे पड़ेगा जो अभी तक ये मानकर चल रहे हैं कि उनका रोजगार तो सुरक्षित है। वो चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो या किसी भी फील्ड में सरकारी नौकरी में हो, जिनकी तादाद इस देश के भीतर में लगभग 1.25 करोड़ है। और वह कॉरपोरेट, वह इंडस्ट्री जिसके साथ जुड़े हुए लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी आने वाले वक्त में खतरे के बादल मंडराएंगे। यह स्थिति बन रही है, धीरे धीरे बन रही है, लेकिन सवाल अभी से पूछना सरकार से शुरू कीजिए, अन्यथा रिजर्व बैंक भी सिर्फ सरकार के लिए है। नोट छापते चला जाएगा, देश चलते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।